हेलो एवरीवन। तो आज बच्चों हम पिछली वन दरोगा भर्ती कृषि विज्ञान जूलॉजी बॉटनी वाली सीरीज में 133 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। आज हम 134 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 134वां क्वेश्चन 134वां क्वेश्चन है मध्य पट संकुचित होकर ये खाली स्थान है में सहायता करता है, जबकि उदर पेशियों के संकुचित होने से में सहायता करता है। बच्चों ये जो डायाफ्राम होता है नीचे की तरफ, जो हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, तो उनके नीचे जो होता है क्या, डायाफ्राम होता है। तो उसके संकुचित होने से क्या होगा बच्चों, जब वो संकुचित होगा तो होने से, सिकुड़ने से लंग्स हमारे जो हैं क्या होते हैं, फूलते हैं। तो फूलेंगे तो हवा क्या आएगी अंदर, श्वास अंदर आएगा। और जब वो फैलेगा नीचे से डायाफ्राम, तो उसके डायाफ्राम के फैलने से फेफड़े जो हैं वो संकुचित हो जाते हैं। फेफड़े इस तरह से होते हैं ना, अगर लंग्स की बात करो, फेफड़ों की बात करो, तो डायाफ्राम नीचे की तरफ होता है, ऊपर फेफड़े होते हैं। तो अगर डायाफ्राम ऊपर जाएगा तो फेफड़े क्या होंगे, संकुचित होंगे, है ना। और संकुचित होंगे तो बाहर जो है श्वास निकलेगा। यानी 134 का यहाँ सही हो जाएगा बच्चों, 134 का बी सही हो जाएगा। मध्य पट संकुचित होकर बढ़ाव में सहायता करता है ना। संकुचित होगा तो क्या होगा, वो बढ़ेंगे फेफड़े, और उससे जो है हवा बढ़ने से उनके अंदर आएगी। तो और संकुचित होने से, उदर पेशियों के संकुचन होने से संकुचन में सहायता मिलती है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 134 का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी के मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतया ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में पूरे शरीर में भेजता है। मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ, भाई 4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में बेसिकली इस तरह से। ये ऊपर वाले होते हैं बच्चों दोनों अलिंद, ये दायां अलिंद, ये बायां अलिंद, और ये इसी तरह से निलय, ये निलय, बायां निलय, दायां निलय। तो जो मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रुधिर को, मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिल गई, उस रुधिर को महाधमनी में पूरे शरीर में भेजता है। तो बच्चों ये जो होता है, ये होता है बायां निलय। कौन सा निलय, बायां निलय। तो बायां निलय का ये काम है कि ये रुधिर को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीकृत रुधिर को भेजता है। बाएं का मतलब ये वाला। अगर हम उधर की तरफ से देखेंगे ना, अभी तो हम फोन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अपने हट की तरफ से देखें तो ये बायां निलय कहलाएगा। तो ये प्रेशर करता है ऊपर से महाधमनी से, इस तरह से निकल के पूरे शरीर में ब्लड जाता है। चलिए 136, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। सभी धमनियाँ ऑक्सीकृत रुधिर ले जाती है, ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं। बच्चों आपको पता होगा कि एक फुफ्फुस धमनी होती है और एक धमनियाँ होती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं हो सकती, ये बिल्कुल गलत है। सभी शिराएं ऑक्सीकृत रुधिर ले जाती हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी शिराएं ना तो शुद्ध रक्त ले जाती है ना शुद्ध, क्योंकि फुफ्फुस शिरा और शिराओं में अंतर है, फुफ्फुस धमनी और धमनी में अंतर है। अब देखो, फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीकृत रुधिर ले जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे धमनियाँ क्या है, धमनी हमारी बॉडी के अंदर एक प्रकार की वेसल्स है, वाहिनी है, और धमनियों का काम है हमारे शरीर के अंगों तक ऑक्सीकृत रुधिर को ले जाना, ऑक्सीजन मिले हुए शुद्ध रक्त को ले जाना। जबकि शिराओं का काम है हमारे शरीर से गंदे रक्त को जो है वापस लाना। ठीक है। तो बच्चों होता क्या है, मैं बता देता हूँ कि एक धमनी का काम है शुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन एक फुफ्फुस धमनी है जिसमें इसका उल्टा, यानी कि जो रुधिर है जो अनाक्सीकृत है, जो अंगों से आया है, वो वाला रुधिर होता। तो इसलिए ऐसा नहीं कहना गलत है कि धमनियाँ केवल शुद्ध ही रक्त ले जाएंगी, नहीं, फुफ्फुस धमनी के अलावा, ये कहना सही होगा। चलिए, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। तो बच्चों कोलेस्ट्रॉल है क्या, पहली चीज़ तो वसा, जब हम वसा की बात करते हैं तो वसा के 2 रूप होते हैं बच्चों, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। यानी कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। यानी वसा से, एक वसा से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनता है, एक से बुरा कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो बुरा कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है यहाँ। तो कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है, तो वो हमारी बॉडी में किस चीज़ से संबंधित होता है। तो बच्चों ये होता है धमनियों का कठोर होना। हमारी बॉडी के अंदर जो धमनी है वो क्या हो जाती है, कठोर। और जो धमनियां हैं बच्चों, उनमें ब्लड जो है, ब्लड में वसा का ये रूप, कोलेस्ट्रॉल का रूप, ये मोम की तरह जम जाता है और ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे या तो हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर कोई नस फट जाएगी। तो ये देखेंगे आप। आगे चलते हैं। 138 निम्न से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। किस विटामिन, बच्चे विटामिन के ही है जो रिलेटेड है खून के थक्के से। खून का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। और बच्चों विटामिन के जो होता है, ये भी मैं बता देता हूँ, विटामिन के जो है हरी पत्तेदार सब्जियों वगैरह से, पालक वालक से मिलता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। 139, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है।
139। तो हृदय की ध्वनियाँ हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर बाहर के कारण होती है, हृदय की ध्वनियाँ हृदय के बाहर बाह्य रुधिर वाहक के कारण होती है, हृदय की ध्वनि हृदय के बाल्बों के खुलने और बंद। बिल्कुल सही बात है बच्चों। हृदय के 4 बाल्ब होते हैं। जो ये बड़े बाल्ब होते हैं इनको मिट्रल का पार्ट बोलते हैं और इसको डाइकस्पिड बाल्ब बोलते हैं बच्चों। एक ट्राइकस्पिड होता है, एक डाइकस्पिड होता है। दूसरे इन्हीं के बीच में एक बाल्ब होते हैं, अर्धचंद्राकार बाल्ब होते हैं दो। तो जब 2 बाल्ब खुलते हैं तो 2 बंद रहते हैं और 2 फिर बंद होंगे, 2 खुलेंगे। तो उनके खुलने और बंद होने से लब और डब की आवाज़ आती है। किसकी? लब और डब। और हृदय वो जो धक धक बोलते हैं बाहर, तो वो धक धक नहीं होता, वो लब और डब होता है। लब डब ये आवाज़ करता है। और हृदय की ध्वनियाँ हृदय के बाल्ब खुलने और बंद होने के कारण ही होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 140 नंबर, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है? बच्चे हृदय धड़कन के लिए जिम्मेदार होते हैं पोटेशियम। पोटेशियम कौन जिम्मेदार है? पोटेशियम। तो हालांकि सोडियम वगैरह जो है वो बीपी वगैरह को बढ़ाता है। नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड वगैरह वो बीपी से संबंधित है, यानी ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित है। लेकिन पोटेशियम जो है हृदय धड़कन के लिए को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए 140, 141वें क्वेश्चन पर पूछते हैं। 141वां क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं। 141वां क्वेश्चन है बच्चों कि रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो रुधिर वर्णिका का मतलब है रुधिर वर्ण, यानी ये बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन रुधिर वर्ण है जो रंग देने का काम करता है और उसका कलर क्या होता है? रेड होता है। सब जानते हैं इस बात को। मैं बता देता हूँ बच्चों, इसमें लोह होता है, बिल्कुल। आयरन होता है। ये रुधिर को लाल रंग प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ये हमें बताना है। तो बच्चों इसमें सारी ही बातें बिल्कुल सही है। 141 का जो है थर्ड नहीं, अच्छा हाँ ये बात गलत है। रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम रक्त का WBC प्रदान करता है और WBC के अंदर भी बच्चे होते हैं T सेल लिम्फोसाइट के अंदर। तो वो ये काम इसका नहीं है। असल में रुधिर में ऑक्सीजन का वाहक है। तो 3 सही है। इसमें लोह होता है, यह रुधिर को लाल रंग प्रदान करती है और यह रुधिर में ऑक्सीजन का वाहक है। तो इसका C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। बच्चे WBC और RBC, WBC कहाँ बनती है और RBC कहाँ ख़त्म होती है? तो ये आप सब जानते हैं कि प्लीहा में ये काम होता है। और बच्चे प्लीहा को स्प्लीन और तिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन या तिल्ली। बच्चे स्प्लीन को जो है RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि RBC का विनाश होता है प्लीहा में, लेकिन WBC वहीं बनती है। ये ध्यान रखेंगे आप। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यता या उसका रुधिर का दाब घटेगा कि बढ़ेगा? तो हम देखते हैं बच्चों, उसका रुधिर का दाब जो है बढ़ जाता है, यानी कि उसकी जो धमनियाँ और सिराएं हैं उनमें संकुचन हो जाता है, जिसके कारण वो जो होता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? बच्चे थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार के प्रोटीन हैं जो ब्लड में रुधिर थक्के यानी रुधिर जमाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ रुधिर जमाव का मतलब है 144 का B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रुधिर थक्के में ये काम करते हैं। चलिए सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 145, रुधिर में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बच्चे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोह। क्या पाया जाता है? लोहा। नेक्स्ट 146, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो बच्चों प्रति मिनट 70 से 80 बार, यानी 72 बार होती है वयस्क मनुष्य की, तो 70 से 80 बार के बीच में आ जाएगा ये। प्रति मिनट, ना कि सेकंड। एक सेकंड में थोड़ी ना 70 से 80 बार होती है, 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है। चलिए, मानव रुधिर यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? अगर मानव रुधिर एसिडिक हो जाए तो क्या होगा? तो बच्चों हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसे समझिए थोड़ी देर के लिए कि अगर हम एसिडिक फूड वगैरह खा लेते हैं तो हमारा जो है BP बढ़ सकता है और उसकी सर्कुलेशन पावर और ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। 148, मानव रुधिर एक श्यान तरल है, इसकी श्यानता का क्या कारण है? बच्चे श्यान तरल, पहली बात तो श्यान क्या है? तो श्यान किसी चीज़ का जो है श्यानता क्या होती है? तो कोई भी चीज़ कितनी गाढ़ी है, कितना गाढ़ापन है। तो श्यानता का मतलब बस समझो गाढ़ापन। फिलहाल के लिए फिजिक्स का टॉपिक है वैसे तो विस्कोसिटी।
तो मानव रुधिर एक श्यान तरल है, इसकी श्यानता का कारण क्या है? तो बच्चे इसकी श्यानता का जो कारण होता है बेसिकली, तो वो रुधिर में प्रोटीन नहीं, प्लाज्मा में बिंबाणु, सीरम में सोडियम, रुधिर और आरबीसी में डब्ल्यूबीसी। तो मैं बता दूं बच्चे, इसका रुधिर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की वजह से इसका जो है इसमें श्यानता आती है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। रुधिर आधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? रुधिर आधान मतलब रुधिर लेना और देना, ठीक है, रुधिर देना जिसको बोलते हैं डोनेट करना, ब्लड डोनेशन। तो कौन सा सही है? तो बच्चों रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग बी को रुधिर दे सकता है और वर्ग ए बी ले सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये ए बी से ले सकता है। 149 रुधिर वर्ग बी और ए बी को रुधिर दे सकता है तथा वर्ग बी ले सकता है। ए बी से ले सकता है। बच्चे ए बी से बी कैसे ले लेगा? ये तो गलत बात है। रुधिर वर्ग बी और ए बी को रुधिर दे सकता है, बी और ए बी को रुधिर दे सकता है। ये क्या बात हुई? रुधिर वर्ग बी और ए बी को रुधिर दे सकता है तथा वर्ग ए से ले सकता है। रुधिर वर्ग ओ को रुधिर दे सकता है। ये क्या बात हुई? ये तो क्वेश्चन ही पता नहीं कैसा अजीब अटपटा। रुधिर वर्ग बी, अच्छा रुधिर वर्ग बी सब में लिखना भूल गए। रुधिर वर्ग बी को रुधिर दे सकता है और वर्ग से। देखो बच्चे ए बी, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, ए बी ब्लड, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। ये ब्लड लेता है, ब्लड देता नहीं है। ए बी को ब्लड दे सकता है, ए बी से ब्लड, ए बी किसी को और को ब्लड नहीं दे सकता, इसीलिए इसको सर्वग्राही कहा जाता है। इन क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, अजीब से क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 150 निम्नलिखित से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? भाई मानव गुर्दा मतलब किडनी की बात हो रही है और ये पूछ रहे हैं कि सामान्य कार्य जो नहीं है मानव गुर्दे का। तो बच्चों रुधिर में जल की मात्रा का नियंत्रण बिल्कुल से करता है। रुधिर में शर्करा की मात्रा, बच्चे रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो करता है वो इंसुलिन हार्मोन करता है। और इंसुलिन हार्मोन हम जानते हैं हमारे लिवर से निकलता है, सॉरी अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। और अग्नाशय को हम पढ़ेंगे, पैनक्रियास को है, ठीक है। अल्फा कोशिकाओं से निकलता है, बीटा कोशिकाओं से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलें अगला पॉइंट 151 निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य स्थिति में किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में कभी उत्सर्जित नहीं होता? यूरिया बिल्कुल निकलता है, बाहर आता है। सोडियम, अमीनो अम्ल और पोटेशियम। बच्चे इसमें जो है अगर बात करते हैं कि कौन सा मूत्र में बाहर नहीं आता, तो मैं बता दूं अमीनो अम्ल बाहर नहीं आते हैं। अमीनो अम्ल बाहर नहीं आते हैं पेशाब में। बाकी सोडियम, पोटेशियम, आयरन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया सब बाहर आते हैं बॉडी में से। चलो यकृत से निकले रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो बच्चे यकृत से जो रुधिर निकलेगा उसमें किसकी मात्रा अधिक होगी? तो बच्चे यूरिया की मात्रा अधिक होगी। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर ही करता है। तो यूरियाकृत ब्लड जो होगा तो वो किस में होगा? वो लीवर में ज़्यादा होगा। चलिए जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया जाता है, कोई दूसरे सही जीन को पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन से बदला जाता है। बिल्कुल, जीन चिकित्सा में जीन को जीन से बदल दिया जाता है जो स्वस्थ जीन है उसके द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में सुमेलित कीजिए बोमन संपुट, श्लेष्म नलिका पुनः अवशोषण और बासा रेक्टा। बच्चे ये, और दूसरी तरफ अतिसारी मूत्र, ग्लूकोज और ग्लोमेरुलस और त्वचा। एक्चुअली इनका संबंध इनसे है और वो किस तरह से है मैं बताने वाला हूँ। तो इसका मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ बच्चों आपको। 154 का हो जाएगा सी ऑप्शन, सी हो जाएगा एक, हाँ इसमें सी हो जाएगा। देख लो, साथ देख लेते हैं सब कुछ, तो छोटा ही इतना हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही देख लेते हैं। 154 का सी कैसे होगा मैं बता दे रहा हूँ कि बच्चों इसमें जो हमारा ए है यानी कि बोमन संपुट, तो बोमन संपुट का मतलब होता है ग्लोमेरुलस से। बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस जो सेल है उसी से मिलके बनता है किडनी के अंदर मेलफिगियन सेल्स या मेलफिगियन स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा इसमें जो बी का है, तो बी का बच्चों हो जाएगा इसमें आपका 4, ये हो जाएगा आपका श्लेष्म। श्लेष्म त्वचा से संबंधित है, श्लेष्म ग्रंथियाँ त्वचा में ही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नालिकीय पुनः अवशोषण। तो बच्चे अतिसारी मूत्रसार से नालिकीय पुनः अवशोषण मूत्र बनने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और बासा रेक्टा जो है वो उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है बच्चों नालिकीय पुनः अवशोषण
पुनः अवशोषण, हाँ सॉरी भाई, नाल के पुनः अवशोषण का मतलब ग्लूकोज से। असल में नाल के पुनः अवशोषण क्या होता है, जब हमारे पेशाब में हेलने के लूप में जब ग्लूकोज वगैरह आता है तो उसको पुनः अवशोषित कर लिया जाता है ब्लड द्वारा, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। और बासार एक्टा का संबंध है अतिसारी मूत्र से। तो इसका सी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा, 154 का बिल्कुल सी सही होगा। दिस इज द करेक्ट सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 155, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो लाल रुधिराणु निर्माण वृक्क द्वारा नियंत्रित होता है। इरीथ्रोपाइटिन लाल अस्थियों में होता है, या शरीर में अपशिष्ट पदार्थ न निकल जाए तो मृत्यु निश्चित है। यदि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ न निकले तो मृत्यु निश्चित है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है बच्चों। तो बच्चों डी इसमें गलत है, ऐसा नहीं है। लाल रुधिराणु निर्माण वृक्क द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं आरबीसी। इरोथ्रीपाइटिन लाल अस्थियों में होता है, ऐसा भी नहीं है। यदि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ ना निकल जाए तो मृत्यु निश्चित है, तो ऐसा भी नहीं है एकदम मृत्यु हो जाएगी, ये बिल्कुल पक्का नहीं है। कोलेस्ट्रॉल में तथा मोम में उत्सर्जित होता है। बच्चों अगर कोलेस्ट्रॉल मोम को देखें तो लगभग एक से ही होते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में बनता है वसा के कारण। चलिए खैर, ये क्या कॉमन चीज़ पता करने की कोशिश कर रहे हैं वो देखते हैं। तो बच्चों कोलेस्ट्रॉल में पित्त होता है और मोम में बच्चों सीबम होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, 157, मूत्र मार्ग संक्रमण। जो मूत्र मार्ग है तो उसमें संक्रमण स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। स्त्रियों में मूत्र, कारण क्या बता रखा है, स्त्रियों में मूत्र मार्ग पुरुषों की अपेक्षा लंबा होता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो पी होगा। ए और आर दोनों गलत बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो स्त्रियों में मूत्र मार्ग में पुरुषों की अपेक्षा संक्रमण ज़्यादा होता है बजाय कम की, ठीक है। और ऐसा मूत्र मार्ग लंबा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बात बिल्कुल गलत है, ये कोई भी किसी को क्लैरिफाई नहीं करती। 158, निम्न सूची को सम्मिलित करें। परिनिस्पंदन, परानिस्पंदन जो है बच्चों ये भी मूत्र प्रक्रिया का एक हिस्सा है। किडनी के अंदर मूत्र की सांद्रता, मूत्र का प्रवाह, मूत्र का संचय। तो देखो परानिस्पंदन जो होता है बच्चों 158 की अगर हम बात करें, 158 का इसमें ए सही हो जाएगा। मैं इस बार ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ आपको, ए सही हो जाएगा। पहले का 4 होगा, पहले का 4 का मतलब मेलफिगियन नलिका। बच्चे परानिस्पंदन जो होता है तो असल में इस तरह का किडनी नेफ्रॉन जो होता है जिसमें पेशाब क्षमता है, तो उसकी इस तरह की संरचना होती है। इधर से ब्लड आता है, इधर से ब्लड निकलता है, और यहाँ एक इस तरह से हिलने का झूला होता है। तो असल में इनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस सेल, और इसको बोलते हैं बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल। तो इसी के बीच में यहाँ परानिस्पंदन की घटना होती है, मतलब इस ब्लड में से, नलिकाओं में से पेशाब निकल कर और यहाँ छन के आता है। इसे बोलते हैं हेनले का लूप, हेनले का झूला, ठीक है। तो इसे परानिस्पंदन बोलते हैं। तो परानिस्पंदन का संबंध जो है वो किन से है, इन दो चीज़ों से, और इनको बोलते हैं बच्चे मेलफिगियन स्ट्रक्चर या मेलफिगियन नलिका। तो मेलफिगियन नलिका बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें जो है मेलफिगियन, तो परानिस्पंदन का संबंध है 4 से, यानी मेलफिगियन नलिका से। बी का संबंध किससे है, मूत्र की सांद्रता। तो बच्चों बी का मतलब है 3 से। मूत्र में जो सांद्रता होती है, जो कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन ये सब पदार्थ आते हैं, तो वो हिलने के लूप में पुनः अवशोषण की मदद से द्वारा शरीर के द्वारा ले लिए जाते हैं। सी, मूत्र का प्रभाव। बच्चे मूत्र का प्रभाव मूत्र मार्ग से होता है ऑब्वियसली, और मूत्र का संचय मूत्राशय में होता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये हो गया ए सही इसका बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पसीने में मुख्यतः क्या निकलता है। तो बच्चों पसीना कई बार हम धोखे से या कैसे भी हमारे कई बार मुंह में चला जाता है पसीना। तो पसीना जो है उसमें नमकीन जैसा लगता है, तो उसमें जल होता है भाई, 90 to 95% तो जल ही है, और NaCl होता है, नमक होता है। अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं उसमें अन्य। वृक्क नलिका में सबसे ज़्यादा क्या अवशोषित होता है। वृक्क नलिका जो होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या अवशोषित होगा भाई, ये पूछा गया है। तो मैं बता दूं बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा यूरिया अवशोषित होगा। ऑब्वियसली यूरिया को निकालने के लिए तो मूत्र प्रक्रिया है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना। नेक्स्ट, वृक्क की निस्पंदन इकाई क्या है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। बच्चे 161 का ए बिल्कुल सही है। वृक्क की निस्पंदन इकाई मतलब वृक्क जो है, किडनी जो है हमारे पेशाब को क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, छानने का काम करती है। तो उसको छानने के लिए क्या चीज़ होती है उसमें, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, वो इसको छानने का काम करती है। 162 देखते हैं बच्चों। 162 निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। 5 ग्रीवा कोशिकाएं पाई जाती है, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, केरेनियम 8 अस्थियों के संयोजन से बना होता है। ये बात देखते हैं। तो इसका सी बिल्कुल सही है, सेकंड और थर्ड सही है। 5 ग्रीवा कशेरुकाएं
पाई जाती हैं, ये गलत है। बाकी 12 जोड़े पसलियाँ होते हैं। 12 जोड़े का मतलब 12 दूनी 24 पसलियाँ होती हैं आदमी में। और क्रेनियम जो होता है हमारा सर पे, क्रेनियम 8 अस्थियों का संयोजन होता है, ठीक है। फेस वगैरह में 14 अस्थियाँ होती हैं। चलिए 163 में खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोह, सोडियम। उपरोक्त खनिजों में मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी किन की आवश्यकता होती है। तो पेशियों के संकुचन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है ये पता करा है। तो बच्चों पेशियों के लिए तीनों की ही आवश्यकता होती है। पेशियाँ तभी तो मूवमेंट करेंगी इधर उधर, है ना। ये हड्डी की तरह थोड़ी टाइट है। मांसपेशियों के निम्न किस में एकत्र होने से थकान। बच्चे मांसपेशियों में जब आदमी दौड़ता है तो अवायवीय श्वसन पेशियों के अंदर होने लगता है। अवायवीय श्वसन माने वायु की अनुपस्थिति में श्वसन होने लगता है, जिससे अतिरिक्त ऊर्जा हमें जो है कोशिकाओं से मिलती है, हमारी कोशिकाओं को, बॉडी को मिलती है। लेकिन साथ साथ लैक्टिक एसिड निकलता है। क्या निकलता है? लैक्टिक अम्ल। और वो जिस अंग पे हमारे शरीर में मांसपेशियों पे जोर पड़ता है वहीं लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लगता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। शरीर के नीचे लिखे हुए भागों में से किसी एक मांसपेशी धीरे धीरे संकुचित होती है, परंतु शरीर के नीचे लिखे हुए भागों में से किसी एक की मांसपेशियां धीरे धीरे संकुचित होती हैं, परंतु संकुचित अवस्था में लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। वो कौन सी कोशिकाएं लंबे समय तक संकुचित अवस्था में बनी रह सकती हैं? तो बच्चों ऐसी कोशिकाएं होती हैं चेहरे की, लंबे समय तक संकुचित अवस्था में रह सकती हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। मतलब सिकुड़ के, यदि अस्थिबंध टूट जाए तो जोड़, अस्थिबंध जो है, अस्थि जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जहाँ बंध है, बॉन्ड है, तो अगर वो टूट जाए तो जोड़ क्या होगा? तो बच्चे जोड़ जो होगा वो मुक्त चालित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त चालित हो जाएगा। वो तो मुक्त हो ही जाएगा, वो बंधा हुआ है ना कहीं ना कहीं। 167 वह पेशी संकुचन जिनमें पेशी तनाव बढ़ता है, पेशी लंबाई उतनी ही रहती है तथा कोई यांत्रिक कार्य नहीं होता, कहलाता है। तो बच्चों वह पेशी संकुचन पेशियों का जिसमें पेशीय तनाव बढ़ जाता है, पेशी लंबाई उतनी ही रहती है तथा कोई यांत्रिक कार्य नहीं होता, कहलाता है। तो ये जो कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है आइसोमेट्रिक संकुचन। आइसोमेट्रिक संकुचन कहलाता है ये पेशियों का, ध्यान रखेंगे। 168 मानव शरीर का वह भाग जहाँ पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मतलब पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह है बच्चे जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र? तंत्र में बहुत सारे अंग आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ऐसा है तालु। तालु में आप देखेंगे कि पाचन तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो पाचन तंत्र तो हमारा कैविटी में होता ही है जीभ के माध्यम से, और यहीं से नाक तो गुजरती है। तो तालु में ही तो नाक खुली हुई है, नाक के जो हमारे छिद्र हैं तो वो तालु में खुले हों, और वही पीछे को वो ग्रास नली है। तो ये एक जगह है जहाँ मिलते हैं। 169 कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो बच्चों 169 क्वेश्चन में कुंदक खल्लिका संधि कंधा, कंदुक खल्लिका संधि जो होती है, शॉकेट जिन्हें बोलते हैं, तो उन्हें कंधों में और कूलों में जो होते हैं, यहाँ होते हैं ये शॉकेट। चलिए बच्चों कल करते हैं बाकी, आज के लिए ना